अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा के इलेक्शन तो हो चुके हैं। 20 नवंबर 2024 को एक ही टप्पे में पूरे महाराष्ट्र भर में इलेक्शन तो ले लिए गए हैं और 23 नवंबर 2024 को रिजल्ट भी आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से बाजी मार दी है और भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र भर में सत्ता स्थापन करती हुई नजर आ रही है, जिसकी जानिब से महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ये इस बार मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे और उनके साथ में महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, अब महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और उसी के साथ में अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस गठ के सर्वे सर्वा ये भी महाराष्ट्र राज्य में अब उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस तरह का इन तीनों का नियोजन चल रहा है और इसी के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहब इन्होंने पत्रकार परिषद ली और पत्रकार परिषद में क्लियरली ये मेंशन किया है कि भारतीय जनता पार्टी साथ ही महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे इनकी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार गठ इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन तीनों ने मिलाकर जिस तरह से यहाँ पर ईवीएम का घोटाला किया है और ईवीएम पर ही आरोप लगाया गया है कि इन लोगों के वोट सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से ही बढ़े हैं, ऐसा आरोप पत्रकार परिषद में नाना पटोले साहब इन्होंने लगाया है। हकीकत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसी के साथ में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे और साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार इनका गठ, इन तीनों ने मिलाकर पूरे महाराष्ट्र राज्य में अपनी सत्ता स्थापन की है और सत्ता स्थापन करने के बाद में महाराष्ट्र राज्य के आने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ये रहने वाले हैं, ये तो तय है। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, हकीकत में क्या है ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। नाना पटोले साहब इन्होंने जिस तरह का पत्रकार परिषद लेकर आरोप लगाया है, हम आपको ये पत्रकार परिषद बता रहे हैं कि किस तरह से नाना पटोले इन्होंने पत्रकार परिषद में आरोप लगाया है। इनके साथ में इस वक्त आरिफ नसीम खान साहब ये भी इस वक्त मौजूद थे जब पत्रकार परिषद ली गई इस वक्त। और सिर्फ यही नहीं, एक यूट्यूबर से हमारा पूरे इंडिया लेवल पर यूट्यूब चलता है दीपक शर्मा इनका, और दीपक शर्मा इन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया है एक्सपर्ट्स को बुलाकर, हम आपको उनके वीडियोस भी बता रहे हैं कि किस तरह से दीपक शर्मा इनके सहायता करने वाले अशोक वानखेड़े साहब जिसे टाइगर के नाम से जाना जाता है या लेवल की पत्रकारिता करते हैं, और उनके साथ में जो ईवीएम मशीन के एक्सपर्ट है इन्होंने भी अत्री साहब इन्होंने भी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी हम आपको सुना रहे हैं। यही नहीं, इनके अलावा इनके तीसरे मेहमान जो है इन्होंने भी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। हेमंत अत्री साहब और उन्हीं के साथ में और एक मेहमान है, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये हमने सिर्फ और सिर्फ दीपक जी शर्मा इनके यूट्यूब चैनल से ये वीडियोस लिए हैं और हम आपको बता रहे हैं कि पूरी पत्रकार परिषद में नानाजी पटोले साहब इन्होंने पत्रकार परिषद में किस तरह के आरोप लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में किस तरह से अपनी सत्ता स्थापन करने में कामयाब हुई है। यहाँ पर लाडली बहन योजना की बात भी कही जा रही है कि लाडली बहन योजना के तहत जिस तरह से यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को मात देने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उसी के साथ में देवेंद्र जी फडणवीस साहब साथ ही अजीत दादा पवार साहब और एकनाथ जी शिंदे इन्होंने तीनों ने मिलाकर जिस तरह से यहाँ पर काया पलट करने की कोशिश की और यहाँ पर महिलाओं को लुभाने की कोशिश की और जून महीने से ही लाडली बहन योजना पूरे महाराष्ट्र भर में शुरू की और महाराष्ट्र भर में शुरू करने के बाद में महिलाओं के अकाउंट में जो पैसे डाले गए हैं ये पैसे तो कंटिन्यू आने वाले हैं, ऐसा भी इन लोगों ने कहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे इन्होंने उस वक्त कहा था। अब मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो चुके हैं इन दिनों और आने वाले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के ये देवेंद्र जी फडणवीस ये रहने वाले हैं। इन्हें केंद्र से आदेश भी आया था, केंद्र से बुलावा भी आया था कि यहाँ पर आइए और आकर डिस्कस कीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इन्होंने इन्हें बुलाया और इन तिगड़ी को बुलाकर उनसे क्या बात हुई है ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी बात हुई है उसमें यह कहा गया है कि अब महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस यही रहने वाले हैं। इस तरह का भी यहाँ पर कयास लगाया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में जब सत्ता स्थापन हो जाएगी तब महाराष्ट्र राज्य के आने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ये रहने वाले हैं और इसमें परभनी जिले को भी मंत्री पद मिल सकता है, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से
जिंतूर सेलू विधानसभा मतदार संघ की आमदार, दूसरी बार आमदार बनने वाली मेघनाताई साकोरे बोर्डीकर ये भी मंत्री हो सकती है, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। अगर अजीत दादा पवार गढ़ में अगर मंत्री पद दिया गया तो ऐसी सूरत में यहाँ पर आमदार राजेश दादा विटेकर ये भी मंत्री हो सकते हैं। और दूसरी बार परभनी जिले के गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ से आमदार बनने वाले डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे काका ये भी मंत्री बन सकते हैं। अब इन तीनों में से कौन मंत्री बनता है ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे, इन्होंने जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री, इन्होंने जिस तरह से समर्थन दिया और अजीत दादा पवार साहब इन्होंने जिस तरह से समर्थन दिया और समर्थन देने के बाद में महाराष्ट्र राज्य के नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ये होने वाले हैं। लेकिन नाना पटोले साहब इन्होंने पत्रकार परिषद में क्या कहा है ये भी हम आपको सुना रहे हैं। और दीपक जी शर्मा, इनके एक्सपर्ट लोगों ने भी किस तरह की बात कही है ये भी हम आपको सुना रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा खुलासा आपके सामने। अशोक वानखेड़े टाइगर्स होगा, फिर मैं धीरे धीरे बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। टाइगर, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि जनता, कई जगह जनता प्रोटेस्ट कर रही है और प्रोटेस्ट में ये कह रही है कि साहब हमने वोट दिया था लेकिन हमारा एक भी वोट नतीजों में नहीं आया। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ नासिक और बाकी जगहों पर नहीं है, विदर्भ के, महाराष्ट्र में कई जगह पर इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हमने वोट दिया लेकिन हमारा वोट नहीं दिखा? ऐसा एक जिला नहीं जहां ये चल नहीं रहा है, हर जिले में चल रहा है। ये मैंने पहली बार देखा कि लहर, आपने सही कहा, 30 साल हो गए हमें भी पत्रकारिता करते हुए और राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता करते हुए। हमने कई राज्यों के चुनाव देखे, लहर दिखती है आज दीपक भाई जी, लहर विजिबल होती है, अंडर करंट दिखता नहीं, लेकिन अंडर करंट लहर नहीं होती। अंडर करंट आपको एक एज दे जाती है, आप बिल्कुल फोटो फिनिश में चले जाते हैं। तो मुझे कहीं अंडर करंट लग रहा था, तो मैंने कहा कि लोकसभा के नतीजे यकीनन नहीं होंगे विधानसभा में लाडली बहना का थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा, लेकिन फाइट होगी। फिर भी एज है महाविकास आघाड़ी को, और महाविकास आघाड़ी को मैं 150 तक आंक रहा था, और महायुति को यानी एनडीए गठबंधन को भी 120-130 तक हम लेके जा रहे थे। हो सकता है अंडर करंट से वो 150 पे सरकार बना दे, तो ये अंडर करंट होता। 200 प्लस ये अंडर करंट नहीं, ये वेव है, और ये वेव यदि लोगों में दिखती नहीं है तो फिर ये मशीनों में वेव है क्या, और ये मशीनों की वेव है। और मैं इस दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मुझे आप सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, आज मैं थोड़ा 1 मिनट समय एक्स्ट्रा मांग रहा हूं आपसे। मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं और मैं ये हमारे दर्शकों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्या ये हो सकता है क्या। पहला उदाहरण, अक्कलकोट सोलापुर जिले का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर सोलापुर 250। वहां एक राष्ट्रीय समाज पक्ष का एक उम्मीदवार चुनाव लड़ा। ये बहुत ही छोटी पार्टी है, मैं ये नहीं कहता कि वो जीत जाता, लेकिन उसका एक कंप्लेंट है। और कंप्लेंट क्या है कि जो राष्ट्रीय समाज पक्ष का उम्मीदवार सुनील शिवाजी बंडगर, ये अक्कलकोट से चुनाव लड़ रहे हैं, और अक्कलकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक छोटा गांव आता है जिसका नाम है दोड्याल। उस दोड्याल गांव का ये रहने वाला है, तो इसका मत वहीं पर है। तो 20 तारीख को सबसे पहले 7:30 बजे जाकर इसने अपने गांव में मतदान किया। मतदान जिस बूथ क्रमांक पे किया वो 270 नंबर का बूथ क्रमांक था। जब और बाकी फिर अपने जिले में बाकी जगह पे वो लगा काम पे, लेकिन जब मतगणना हुई तो उस दोड्याल गांव के जो वोटिंग था 270 बूथ पर, वहां 0 मतदान मिला राष्ट्रीय समाज पक्ष को। तो वो कहता है कि मेरा मत कहां गया। मैं तो अपने मत की बात कर रहा हूं, मैं तो मेरे चाचा के मत की नहीं बात कर रहा हूं कि उस गांव में मेरे रिश्तेदार है, मेरे दोस्त है, मैं उनके मतों की बात ही नहीं करता हूं। सब ने मुझे टाला, सब ने मुझे मूर्ख बनाया, सब ने वोट नहीं दिया, मैंने तो अपने आप को वोट दिया, मेरा एक वोट भी क्यों नहीं गिना गया। पॉइंट दूसरा एक उदाहरण, बस 3 उदाहरण दे रहा हूं मैं। दूसरा उदाहरण है ये मुंबई का। मुंबई में 153 नंबर की कॉन्स्टिट्यूंसी है दहीसर। वहां राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के राजेश येरुंकर चुनाव लड़ रहे थे। अब राजेश येरुंकर के जहां चुनाव लड़ा उन्होंने, जहां मतदान दिया जब बूथ पर, वो पूरा वार्ड उस बूथ पर गया। पूरे वार्ड ने जिस वार्ड में वो रहते हैं
उसके घर में पत्नी, बेटी और मां ऐसे 3 वोट है और इसका खुद का एक 4 वोट। उस पूरे वार्ड का मतदान जिस बूथ पे हुआ, उस बूथ पर इस राजेश को सिर्फ 2 मत मिले। इसका मतलब उसके पत्नी और बेटी ने भी मत नहीं दिया उसको, या मां ने और बेटी ने नहीं दिया, कोई 2 ने वोट ही नहीं दिया। ये ऐसा कैसा हो सकता है? एमएनएस शिवसेना से निकली हुई पार्टी है, एमएनएस का वो पुराना कार्यकर्ता है, कम से कम वार्ड में इतना वजूद है उसका, उस वार्ड से कम अड़ोस पड़ोस के 10-15 तो वोट मिलते, 2 वोट। और उसी ने कंप्लेंट की कि मेरे एजेंट मुझे बता रहे थे कि फॉर्म C-17 के अनुसार जब मिलान कर रहे थे तो ईवीएम के नंबर मैच नहीं किए मशीन के। जब उनने कहा कि भाई फॉर्म 17 पे ईवीएम का नंबर ही मैच नहीं कर रहा है, तो जो अधिकारी था उसने कहा कि अरे ये गलती से तब 17 में गलत लिखा गया होगा, छोड़ो उस बात को, ऐसी होती रहती है गलतियां। उनने कहा इसको सील नहीं है भाई, 3 सील होते हैं, ये सील कहाँ है इसके? वो सील भी नहीं। ये 99% चार्ज कैसी है उसमें? बोले वो पहले कांग्रेस को जवाब दे दिया है इलेक्शन कमीशन में, अब ये इशू नहीं। उनको भगा दिया गया एजेंटों को। ये 4 किस्से, ये मतलब ये मेरे पास सुनाने के लिए मैं आपको 6 घंटे सुना सकता हूँ एक-एक। नमस्कार, मी राजेश अरुण, 153 तहसील विधानसभेचा मनसेचा उमेदवार। आता मतमोजणी सुरू होती, आतमध्ये आपले सगळे काउंटिंग एजंट सगळे आतमध्ये होते आणि त्यांना असं निदर्शनास आलं की त्या मशीनमध्ये घोटाळा आहे। त्याचं कारण एवढा त्यांच्यासमोर मशीन जेव्हा आली त्या मशीनला 3-3 सील असतात, एका मशीनला एकच सील होतं। त्यांना विचारण्यात आलं एकच सील का, तर त्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यावर हा एकच असू शकतं। त्यामुळे एक गोष्ट झाली, प्रत्येक मशीनचा जो चार्जिंग असते तर काही मशीनचं चार्जिंग 99%, काही मशीनचं चार्जिंग 70%, काहीचं 60%। अहो एवढं 2-2 दिवस मशीनला चार्जिंग 99% कसं असू शकतं? संशयास्पद गोष्ट आहे। सगळ्यात मोठी गोष्ट, मी जिथे राहतो, माझं घर, माझ्या घरात 4 मतं, माझी आई, माझी मुलगी, माझी पत्नी आणि मी, तिथे आम्हाला काही 2च मतं। म्हणजे माझ्या आईने किंवा माझ्या पत्नीने किंवा माझ्या मुलीने मला मतदानच केलं नाही, की मी स्वतःला मतदानच केलं नाही। हे अशा प्रकारचा सगळं आतमध्ये घोळ आहे। गेले अनेक वर्ष आम्ही राजकारण काम करतोय। या मतदारसंघामध्ये प्रत्येक माणूस सांगतोय की आम्हाला बदल हवा आहे, आम्ही जो विद्यमान आमदारांना कंटाळलोय, ते आम्हाला नको आहे, आम्हाला बदल करायचा आहे। पण मतदान गेलं कुठे? प्रत्येक यादीमध्ये 2-2, 3-3, 9-9, 10 मतं फक्त, आणि आमचे कार्यकर्ते त्यांची घाती मतं नाही मिळाली, असा घोळ आहे। मी ज्या काउंटिंगमध्ये ते भटलेले एजंट होते त्यांना मी सांगतो की आपण आपलं मत मांडा, इलेक्शन्स बंद करून टाका। अतिशय संताप आलेले, बंद करा इलेक्शन्स। दरवर्षी हे होणार असेल ना तर अजिबात गरज नाही। मागच्या 5 वर्षापूर्वी आमच्या 8 मशीन्स फ्रॉड निघालेले, नंबर्स वेगळे, तिकडे नंबर वेगळे, आमच्याकडे पोलिंग एजंटचा नंबर वेगळा, तरी हे लोक म्हणतात प्रोव्हिजन आहे, असंच करायला लागेल। आता ऑब्जेक्शन घेतलं तर ते IAS ऑफिसर इज नॉट रेडी टू लिसन एट ऑल। साहेब, जर या गोष्टी होणार असेल ना तर ह्या लोकांना दरवेळ वेळ होत असेल, किती तुमचाही वेळ जातो, आमचाही वेळ जातो, पक्षाचा इझी घ्यायला लागलेत आपल्या पक्षाला। हे नाही चालणार अजिबात, खूप इझी घ्यायला लागलेत। मग इलेक्शन कॅन्सल करा। त्या गणपत पटेल नगरमध्ये जिथे अजिबात कामं झालेली नाही तिथे लीड येतो। 3 नंबर वॉर्डमध्ये जनकल्याणमध्ये तिथे मनीषाताईंना अजिबात येऊन दिलं नाही, प्रचाराला येऊन दिलं ना, आम्ही प्रचार करून देणार नाही। त्या वॉर्डमध्ये त्यांना लीड मिळतो, कसा मिळतो? उमेदवाराला 3 उमेदवाराच्या 163 मध्ये 2च मतदान का? आई बहिणीची, बायकोची, घरातल्या आजूबाजूच्या लोकांची मतं नाही मिळाली। 30 वर्ष राजकारणात म्हणजे एका वर्षाला 1 मत, हेच केलंय। हेच होणार असेल तर कशाला इलेक्शन करताय? आमचे टॅक्सचे पैसे घालवायचे, आम्हाला धड रस्ते द्यायचे नाही, काही द्यायचं नाही। ते हिशोब इलेक्शन एक्सपेंडिचर कार्यालयात त्यांचे कन्सेप्ट क्लिअर नाहीत अजिबात। आज एक रूल लावतात, दुसरा रूल लावतात। यांचं इलेक्शन कमिशन प्रॉपर ट्रेनिंग नाही आहे ना अजिबात। पोलिसांचा गैरवापर करतात हे लोक। IAS ऑफिसर खूप डॉमिनेटिंग आहे आणि आय डोंट थिंक शी शुड बी ऑन द टेबल। तिने रिझाईन केलं पाहिजे। अजूनपर्यंत असं नाही झालेलं, कधी कुठल्या ऑफिसरला कोणी असं बोललेलं आहे, पण मी ॲज अ पब्लिक म्हणते ती IAS ऑफिसर शी शुड रिझाईन। मला नाही माहिती ती जर एवढ्या मोठ्या पोस्टवर आहे ना तर शी शुड मेंटेन अ डिग्निटी, नाही करत तिथे। स्पष्ट मत आहे या सगळ्याच्यामध्ये घोळ झालाय। मनसेला मतदान स्वतः माझ्या घरी आमची 4 मतं, इकडे बघा जनकल्याणमध्ये 10 पैकी फक्त 2च मतदान होईल।
असं या सगळ्या मनसे येणार म्हणून हे सगळं setting करून आपण असं केलंय. आणि सरळ सरळ objection घेतलं, चार करताय. मोरेवर हे लोक 4 पक्ष 3 पक्ष एकत्र येऊन लढतात. अरे हिंमत असेल तर आमची एकट्याने लढा ना, मग दाखवतो तुम्हाला आमची काय ताकद आहे ती. आणि मशीन आम्ही जर ठरवलं ना तर इथून कुणाला बाहेर जाऊन देणार नाही. अख्खी ताकद लावू मनसेची आम्ही इथे. एका मशीनमध्ये बहुतेक शांत मशीनमध्ये आहोत. एक आमचे नाही साहेब आहेत ना शांत, त्याच्यामुळे आम्ही शांत आहोत. सगळ्या मशीनमध्ये ऑपरेशन घेतले, बहुतेक जणांनी घेतले. अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. लोकशाहीला कलंक आहे आणि आम्हाला दुर्दैवी वाटतं जिथे जिथे आम्ही राहतो त्या ठिकाणी 2-2, 6-6 मतं. मला वाटतं हे एक्सप्लेन जर केलं तर बरोबर. एक्सप्लेन करतात चला एक्सप्लेन करे. असं थोडी होते एकाच्या घरात 10-20 मतदानाची कुठे गेले? पीपीएच्या शाळा आहे तिथे आमचं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचे कार्यालय, तिथे फक्त 5 मतं लोक स्वतः बोलले यावर्षी की आम्ही मनसेला दिलेलं मतं. मग तिथे फक्त 5च करून आम्हाला सांगलं सगळं. जनकल्याण नगरमध्ये मनीषा चौधरीला काय कॅम्पेन करायला नाही दिले, तिथे फक्त लीड कसं काय येतात त्यांचं. आणि अख्खे शिवसेने लोकांनी पण मनसेला मतदान केलं, ते मतं गेले कुठे? आणि यांच्याकडे काय रेस केलं तर डायरेक्टली बोलतात तुम्ही गप्प बसा, आम्ही बरोबर टोटल तुम्ही मॅच करा, बरोबर आहे. हे कुठेतरी आम्हाला जस्टिस पाहिजे. हे असं होत असेल तर काही यूज नाहीये. माझं ना आव्हान आहे, सोशल मीडियामध्ये खूप पॉवर आहे. जेवढी पॉवर आज प्रेसमध्ये, प्रिंट मीडियामध्ये, इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये पण नाही, ती पॉवर सोशल मीडियामध्ये. लेट द पीपल नो व्हॉट इज गोइंग ऑन हिअर, व्हॉट इज गोइंग ऑन विथ द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. लेट द पीपल नो नाव. यांच्या एजंटला कसं माहिती की आम्हाला एवढेच मिळणार आहेत करून, म्हणजे setting होतं कोणाला माहिती की आम्हाला एवढं मिळणार. आधीपासून सांगतात आम्हाला एवढी मतं मिळणार आहेत करून. आधीपासून सेकंड राऊंडला त्यांनी सांगितलं 6,000 लीड पुढे, 10,000 लीड पुढे. कसं काय लीड पुढे करणार? लीड त्यांची कशी काय पुढे? आणि स्वतःहून पण आम्हाला 450 मिळणार, आम्हाला 300 मिळणार, आम्हाला 200. भाजपचे एजंट स्वतःच सांगतात की लीड पुढे, 10,000 लीड पुढे. कसं काय? आम्ही काय मेहनत केलं, किती अतिशय दुर्दैवी लोकशाहीला कलंक आहे. त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी अकाउंट केलेलं. तर मी स्वतःच सांगितलं की तिथे बसून का उपयोग नाही, आम्हाला जेलमध्ये टाकण्याची भाषा करतात. त्यापेक्षा म्हटलं आपण बाहेर पडूया. आणि जे घडलंय सगळं ते चुकीचं आहे, लोकशाहीला कलंक आहे. त्यामुळे आम्ही या फेसबुकच्या माध्यमातून पुढे आलो. त्याचं कारण की लोकांना कळू द्या की नेमकं काय घडतंय आतमध्ये ते. त्यामुळे नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. निवडणूक आयोगाच्या महाराष्ट्राच्या या निवडणूक आयोगाच्या व्यवस्थेवरच आमचा संशय निर्माण होते आहे. निवडणूक आयोगाने जर 2 तासांनी जो रिपोर्ट ते द्यायचे की किती पर्सेंटेजमध्ये मतदान झालं, त्यामुळे 7 वाजता जेव्हा मतदान सुरू झालं तर 7 वाजताचं मतदानाचा रिपोर्ट जो तुमच्या मीडियाकडे पण यायचा तो 9:30 वाजता आला. म्हणजे अर्ध्या तासाच्या उशिरा आला. 9:30, मग दुसरा 11चा 11:30, मग 1चा 1:30, असं करता करता हा सगळा जो रिपोर्ट येत गेला. संध्याकाळी 5 वाजता जो रिपोर्ट निवडणूक आयोगाने दिला, एकूण मतदानाचं पर्सेंटेज जे झालं ते 58.22% मतदान झालेलं असं त्यांनी 5 वाजता निवडणूक आयोगाने कळवलं. पण रात्रीपर्यंत मतदान झालं असं त्यांनी 11:30 वाजता जवळपास 65.2% मतदान झालं अशा पद्धतीचं रात्री 11:30 वाजता कळवलं. आता एक मतदान करायला जवळपास ते प्रोसेस जी आहे ती 1 मिनिटाची आहे. 1 मिनिटामध्ये म्हणजे 58.22% मतदान झालेलं असं ते म्हणतात आहे 5 वाजता. रात्री 11:30 वाजेपर्यंत मतदान झालं 65.2%. म्हणजे जवळपास याला जो वेळ लागला पाहिजे 1 मिनिटाच्या हिशोबानं तो जवळपास 60 तासाचा वेळ लागेल. आणि यांनी 6.5 तासामध्ये हे सगळं मतदान करून घेतलेलं आहे असं पद्धतीचा हा रिपोर्ट येतो आहे. जवळपास हे झाले 20 तारखेचं मतदानाचं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी निवडणूक आयोग सांगतं की 66.5% मतदान झालं. म्हणजे दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा अजून कळवतं, सकाळी त्यांचा रिपोर्ट देतात
म्हणजे 7.83% वाढ त्यांनी दुसऱ्या दिवशी सकाळी कळवलेली आहे. आपल्याला एक या निमित्तानं मला सांगता येतं की निवडणुका झाल्याबरोबर निवडणूक आयोग प्रेस कॉन्फरन्स करते आणि ते झालेलं मतदान आणि याच्या सगळ्याबद्दलची माहिती माध्यमाच्या माध्यमातून जनतेला कळवतं. अशा पद्धतीची प्रक्रिया आतापर्यंत राहिली. महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाने कुठल्याही पद्धतीची प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली नाही. मग आता हा जो मतदानाचा फरक या ठिकाणी जाणवतोय आपल्याला, जवळपास हे एकूण मतदानाचं जे प्रमाण वाढलेलं आहे, जवळपास 76 लाख मताचं याच्यामध्ये वाढ झालेली आहे. मग ही वाढ झाली कशी? आता तुम्ही जे आम्हाला सांगता की रात्री 11:30 वाजेपर्यंत मतदान झालं, तर कमीत कमी त्या लाईनी 2-3 किलोमीटरच्या असतील. कमीत कमी त्या लाईनी 2-3 किलोमीटरच्या असतील. मग निवडणुका पारदर्शक झाल्या पाहिजेत, त्याला फोटोग्राफी, व्हिडिओज वगैरे हे सगळं निवडणूक आयोग करतंय. मग निवडणूक आयोगाने आम्हाला दाखवावं की 2-2, 4-4 किलोमीटरच्या रात्री लाईनी लागल्या होत्या, रात्री 11:30 वाजेपर्यंत मतदान झालं, हे आम्हाला निवडणूक आयोगाने दाखवावं, आम्हाला माहिती द्यावी. लोकशाहीमध्ये लोकांच्या मताचं या पद्धतीचं मत चोरायचं काम हे निवडणूक आयोगाचं नाही. बेसिक निवडणूक आयोगाने जी पारदर्शकता पाळायला पाहिजे होती ती पाळली नाही. हे मी तुम्हाला ज्या आकडेवारी सांगितली त्याप्रमाणे निदर्शनास येते. म्हणजे संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत तुमचं मतदान समजा 58.22% होत असेल, तर मग असं काय झालं की रात्रभर तुमचं 11:30 वाजेपर्यंत मतदान झालं आणि तुमचं मतदानाचं प्रमाण वाढलं. त्याच्यामध्ये कितीनं वाढलं? एकदम 65.2%. म्हणजे जवळपास हे प्रमाण 7.5% वाढलं. याचं उत्तर आम्हाला निवडणूक आयोगाने द्यावं आणि निवडणूक आयोगाने खऱ्या अर्थानं, कारण की या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत वाढलेल्या या मतसंदर्भात विविध क्षेत्रातील लोकांमधून गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. स्वतः केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन, त्यांचे मिस्टर, त्यांनी सुद्धा याच्यावरचं ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. त्यांनी सुद्धा त्याच्यावरचं ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. लगेच जर तुम्ही नसेल ऐकलं तर आणि लोकांना नसेल दाखवलं गेलं असेल तर मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून त्यांनी काय म्हणाले ते तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो. ते इंग्रजीत. At 5 p.m. on the 20th, the turnout in Maharashtra was deemed to be 58.22%. By 11:30 p.m. on the same day, it had increased to 65.02%. Before counting on the 23rd, it had gone up yet again to 66.05%. This means that the turnout increased by 7.83%. That's such an astonishing figure, I want to repeat it for the audience, that the turnout increased between 5 p.m. and 11:30 p.m. by an astonishing 7.83%. That's such a huge increase in terms of the number of people. Can you start by estimating for me how many people that would actually be? Correct. From 5 p.m. to 11:30 p.m. 5 p.m. there was a figure of 58.22. And 58.22, the gross number would be 5 crore. हा त्यांचा व्हिडिओ आहे. मी जे मुद्दे उपस्थित केले या ठिकाणी, मुद्दे त्यांनी पण उपस्थित केले. स्वतः केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन त्यांच्या मिस्टरनी हे सगळे प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर या ठिकाणी आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. निवडणूक आयोगाने याचं उत्तर दिलं पाहिजे आणि हे जे संध्याकाळचे 5:30 वाजताच्या नंतरचे जे मतदान झालेले आहे त्याची आम्हाला फोटोग्राफी किती 2-3 किलोमीटरच्या लाईनी लागल्या असतील ना. रात्री 11:30 वाजता मतदान चाललं तर ते आम्हाला सगळे कुठल्या सेंटरवर झालं हे मतदान, एवढं मतदान कसं वाढलं 7.5%. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा
तुम्ही आम्हाला त्याच्यामध्ये सांगता की जवळपास म्हणजे 7.83% पुन्हा वाढ त्यांनी दाखवलेली आहे. हे तर गंभीर आहे. निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे या सगळ्या प्रश्नाचं उत्तर निवडणूक आयोगाने दिलं पाहिजे. आणि या निमित्तानं आता आमच्या सगळ्या आमदारांची माझी मिटिंग चाललेली आहे, उमेदवारांची मिटिंग चाललेली आहे, पडलेल्या उमेदवारांची पण मिटिंग चाललेली आहे. आम्ही अनेक लोकांना या विषयावर सगळ्यात कोर्टात पाठवू, कारण की आम्हाला हे सगळे आकडेवारी आणि निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेबद्दलचा हा संशय आणि सर्रास जनतेचे मतं चोरण्याचं आणि डाका टाकण्याचं काम हे निवडणूक आयोगच करते आहे, हे याच्या सगळ्या मुद्द्यातून सिद्ध होते आहे. महत्वाचा विषय ठाण्यातून शिफ्टिंग 3 दिवस. अपन ये तो सेकंड ला करूं. महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के पारदर्शिता के ऊपर ही संशय खड़े होने का काम शुरू हुआ है. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन, इनके मिनिस्टर ने भी इस एक तरह का वीडियो प्रकाशित किया है कि आपको पता चलेगा कि चुनाव आयोग हमें मीडिया को सबको पब्लिश करता है. हर 2 घंटे में जितना वोटिंग होता है उसके अंक जितने हुए उसको डिक्लेयर करते हैं. लेकिन इन लोगों ने 2 घंटे के ज्यादा 2.5 घंटा लिया. 9:30 बजे का 9:30 बजे के बाद 11:30 बजे आया, 1:30 बजे आया. ऐसा करके इन लोगों ने 5:30 बजे तक जो रिपोर्टिंग किया है उस समय में 58.22% मतदान इन लोगों ने दिखाया है. अब 58.22% वोटिंग होने का 5 बजे तक का इन लोगों ने रिपोर्ट दिया है. तो हमारा सवाल खड़ा होता है कि उसी दिन रात को 11:30 बजे चुनाव आयोग ने 65.2% मतदान हुआ, इस तरह का एक रिपोर्ट प्रसिद्ध किया. लेकिन दूसरे दिन चुनाव आयोग ने 21 तारीख को सुबह ये कहा है कि जो रात को हमने जो आंकड़े दिए थे 65.2%, उसमें 66.2% मतदान और बढ़ चुका है. इस तरह का रिपोर्ट सुबह 21 तारीख को उन्हें दिया है. कम से कम 7.83% मतों का उसमें बढ़ोतरी हुई है और कुल वोट उसमें दिखाया जाता है कि 76 लाख, 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी चुनाव आयोग इसमें दिखाता है. अब सवाल यह खड़ा होता है कि रात के 11:30 बजे तक मतदान हुआ है, ऐसा अगर चुनाव आयोग बोलता है तो कौन से बूथ पे 2-4 किलोमीटर की लाइन लगी थी. पारदर्शिता के इसमें इन लोगों को वीडियोग्राफी करना पड़ता है, फोटो सेशन करना पड़ता है, सब चुनाव आयोग के लिए वो सब वहां पे प्रोविजन लिखी गई है. ऐसे कौन से साइट पर वोटिंग हुआ है, इतने तादाद में हुआ है रात के 11:30 बजे तक, ये सब रिपोर्ट चुनाव आयोग को हमको देना पड़ेगा. आज ही हम उनको खत लिखते हैं, हम सब उनको फोटोग्राफी मांगेंगे. लेकिन जो संशय है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के चुनाव प्रक्रिया में अभी मेरे पास सभी उम्मीदवार कैंडिडेट हमारे बैठे हैं, मैं उनसे ही अभी रिव्यू ले रहा था, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ पे लाइन लगी थी. शाम के 7 बजे वोटिंग खत्म हो गई थी. आखिरी की जो वोटिंग थी वो शाम के 7 बजे खत्म हो गई थी. 1 घंटे के अंदर सब निपट गया था मामला. लेकिन चुनाव आयोग हमको 11:30 बजे तक वोटिंग शुरू रही है, ऐसा रिपोर्ट चुनाव आयोग ने 20 तारीख को दिया है. लेकिन दूसरे दिन जो चुनाव आयोग अगर कहता है कि रात को कहता है कि 65.2% वोटिंग हुआ था और दूसरे दिन सुबह कहता है कि 66.5% का परसेंटेज वोटिंग का हुआ है, तो इसका क्या चुनाव आयोग नशे में रहता है? क्या मुरा पोर्ट से जो ड्रग आ रहा है वो पी के रहता है? चुनाव आयोग ने क्या डेमोक्रेसी की मजाक करके रखा है? ये सवाल इसमें सब खड़े हुए हैं और इसका जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा. चुनाव आयोग अगर पारदर्शिता रखती नहीं है तो ये गंभीर बात है और इसके लिए हम पूरी ताकत के साथ हम
न्यायालयीन लड़ाई भी लड़ेंगे और रास्ते की भी लड़ाई लड़ेंगे। जो कई अब वीडियो भी आ रहे, आज तक का एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें भी कैसे वोट ये करके करना, उसके ऊपर भी एक वीडियो आया है। तो ये सब चीजें हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने लगी है। लोगों का अपना वोट, मैं जिसको मार रहा हूं मेरा वोट उसको नहीं जा रहा है, इस तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पुणे के हमारे कैंडिडेट शिवाजी नगर के अभी बता रहे थे कि जो बिल्डिंगों में, सोसाइटियों में जो वोटिंग हुआ, वो उन्होंने जब देखा कि काउंटिंग के समय उसको मिला, एफिडेविट करके लोगों ने दिया कि हमने इनको वोट नहीं मारा, ये वोट कैसे आया। इस तरह के एफिडेविट हमारे को अभी वहां पे हमारे लोग दिखा रहे। तो ये मतलब ऐसा है कि डेमोक्रेसी से बीजेपी और चुनाव आयोग ये खेल खेल रही है और जनता का विश्वास डेमोक्रेसी से उड़ाना चाहती है और लोकतंत्र से इस तरह से वोट चोर कर, डाका डालकर, चुनाव जीतकर राज्य और देश को लूटने का महापाप बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहा है, ये उसका अर्थ लगता है। और इसलिए हम चुनाव आयोग को सवाल करेंगे, उनसे सब जवाब मांगेंगे और चुनाव आयोग अगर हमारा जवाब नहीं देगा तो हम न्यायालयीन और रास्ते की दोनों लड़ाई लड़ेंगे। हर पोलिंग एजेंट पे पार्टी के एजेंट्स होते हैं जिनको ये पता होता है कि कितना वोटिंग हुआ है उस लिस्ट में, उसको कंपाइल करके भी तो बनाया जा सकता है कितने वोटिंग। मैं आपको, वो तो हमारे पास रिकॉर्ड है, लेकिन मैं आपको यही सवाल कर रहा हूं, मैं आंकड़े दिखा रहा हूं, तुम्हारे पास भी आंकड़े ही, आप लोगों को भी चुनाव आयोग ने आंकड़े भेजा है। हर जितना भी ये जो तुम्हारी चौथा स्तंभ है, इनको सबको ये लोग भेजते हैं, या आपके पास भी आंकड़े, तो ये आंकड़े संक्षिप्त है। मेरा सवाल इसी पे है, हमारे पास क्या है उसका मेरा जवाब नहीं है। मुझे ये बताइए कि जो वो बता रहे कि 5 बजे तक 58.22% मतदान हुआ है और रात के 11:30 बजे तक 65.2% वोटिंग हुआ है। दूसरे दिन सुबह वो बोलते कि 66.5% मतदान हुआ है, 7.83% वोट बढ़ गया है। कम से कम 76 लाख वोटिंग हुआ है। एक वोट करने के लिए 1 मिनट लगता है मिनिमम। फिर तो इसको कल दूसरे दिन सुबह तक वोटिंग होना चाहिए था। और चुनाव आयोग की पारदर्शिता के लिए उनने वीडियोज हो, फोटोज हो, उनको निकालने का अधिकार है। और 4-5 किलोमीटर का लाइन लगा होगा, इसका मतलब है, मैं अभी सबको पूछ रहा हूं, किसी की लगी कि बोला नहीं 7 बजे तक तो पूरा निपट गया था हमारा, फिर इतने थोड़े समय में इतना वोट कैसे बढ़ गया? सवाल तो यह है, हम हारने से नहीं है। लोग वो जो हमारे अपोजिशन वाले जो सत्ता की मस्ती उन लोगों का आई है, वो बोलते कि ये लोग जबरदस्ती ईवीएम मशीन, हम ईवीएम मशीन के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, हम डेमोक्रेसी बचाना चाहते, सेव डेमोक्रेसी। हमारा हारना और जीतने से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये जो खेल चुनाव आयोग कर रहा है, उस चुनाव आयोग के इस सब प्रक्रिया के ऊपर हमारा आक्षेप है। ये कोई गलतफहमी मत नहीं लेना और आप भी उस तरफ का नहीं करना है कि हारने के बाद ये लोग कर रहे हैं। हम हारने के बाद नहीं कर रहे, हम जीते भी रहते। और इस तरह अगर खेल होता तो हम ही सवाल खड़े करते, क्योंकि कांग्रेस है, कांग्रेस ने देश को आजादी मिलाई और कांग्रेस ही देश का लोकतंत्र बचाएगा। और यह हमारे लिए तकलीफदायक है कि चुनाव आयोग लोगों के वोटों पे खेला खेल रहा होगा और डेमोक्रेसी खत्म करना चाहता होगा, तो कदापि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करें। नाना, ही जी तफावत तुम्ही दाखवताय हे कारणीभूत आहेत का पराजयाचे कारणांमध्ये? हे बघा ना, 76 लाख मतं वाढलेली आहे। नाही, माध्यम समन्वय अधिकाऱ्यांकडून पण हे सांगितलं गेलं होतं की काही तफावत शेवटी आढळू शकते किंवा वाढू शकतं किंवा कमी होऊ शकतं। असं कसं होऊ शकतं? मतदानाची मला ऐका, असं कसं होऊ शकतं? तुम्ही म्हणता की आमची ईव्हीएम मशीन एकदम पारदर्शक आहे, काही गोड नाही आहे, निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात हे सांगितलेलं आहे, मग हे मतदान कसं वाढू शकतं? हाऊ पॉसिबल? पराभूत उमेदवारांचा नेमका काय सुरू आहे? हा सुरू आहे का वेगळा काही आहे? मी तुम्हाला सांगत आहे, आमचा एक शिवाजीनगरचे उमेदवार दत्ता बैरट त्यांनी मला सांगितलं की सोसायट्यामध्ये जे मतदान झालं त्या मतदानामध्ये ते जेव्हा रिझल्ट आले त्याच्यामध्ये त्यांनी अॅफिडेव्हिट करून दिले लोकांनी की आम्ही मतदान नाही केलं बीजेपीला। तुम्हाला हा जो रिपोर्ट
तुमच्या मीडियाकडे आलेल्या माध्यमाकडे निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या तुम्ही सॅटिस्फाईड आहात का? मला तुम्हालाच प्रश्न विचार. तुम्ही मला विचारता म्हणून मी तुम्हाला विचार. तुम्ही समाधानी आहात का? मला सांगा, 76 लाख मतदान हे आमचे लोक सांगतात 6-7 वाजेपर्यंत सगळं मतदान संपलेलं होतं. हे रात्री 11:30 वाजेपर्यंत रिपोर्ट देतो तुम्हाला निवडणूक आयोग. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सांगतं 76 लाख मतांची वाढ जी झालेली आहे. कसं होऊ शकतं? माझा प्रश्न तुम्हा लोकांनाच. नुसतं सेव्ह डेमोक्रेसी काँग्रेसचा विषय नाही आहे, हा स्वतः संभाचा पण आहे. आता देतो, उद्या नाही. 7 बजे जो पोलिंग एजेंट होता है हाँ वो साइन करता है, इतने वोट पड़े, इतना हुआ. ये टैली आपकी टैली और चुनाव आयोग की टैली. मैंने कल कन्नड़ का आपको एक विधानसभा का एक बूथ का मैंने एक हिसाब दिया. कन्नड़ का बूथ का है 312 वोटिंग हुआ, 396 वोटिंग था, उसमें से 312 वोटिंग हुआ और 312 का काउंटिंग आया 624 वोटिंग हुआ 312 और काउंटिंग हुआ 624. हमने कल ही आपको प्रूफ दिया है एक का. हमारा कहावत है कि जो चावल होता है पकने के बाद एक को जांचा जाता है, सबको नहीं. तो हमने कल ही आपको एक उसका पुरावा दिया. और इसलिए मैं आज जब ये सब डाटा मेरे हाथ में आया, इसलिए मैंने आज इसलिए प्रेस लिया कि ये हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है. और आपके पास भी ये डाटा आया है. आप ये मैंने अलग से लाया डाटा नहीं है, आपके पास ही डाटा आया है. चुनाव आयोग आपके पास भेजता ही. मी तुम्हाला सांगितलं, माझा एक बघा, माझा सवाल असा आहे, मी आता माझं सरकार आलंही असतं महाराष्ट्रात तरी मी हा प्रश्न उपस्थित केला असता. मला हारण्या जिंकण्यापेक्षा माझं लोकशाही वाचली पाहिजे आणि लोकांच्या मताची ताकद हे सरकारवर नेहमी राहिली पाहिजे. आज लोकांच्या मताची ताकद सरकारवर नाही आहे. मित्रांना महाराष्ट्र विकायला काढलेला आहे 2.5 वर्षात आणि आता लोकांच्या मताची ताकद राहिलीच नाही असं त्यांना जेव्हा कळतंय त्यावेळेस ते काय करणार? महाराष्ट्राच्या जनतेचा लिलाव करणार हे लोक. माझा प्रश्न आहे याच्यामध्ये सरळ, आणि आम्हाला याची काळजी आहे, आमची लोकशाही धोक्यात आली. नाना, हे तुम्ही तफावती सांगतात आहेत, परंतु असे किती पराभूत काँग्रेसचे उमेदवार आहेत ज्यांच्या मतदारसंघामध्ये ही संपूर्ण आकड्यांची तफावत झाली? कारण की मी तुम्हाला 78 विधानसभेमध्ये पेपरला पण बातम्या आल्या की झालेल्या मतदानापेक्षा काही पटीनं मतं वाढली. तुमच्या मीडियाला पण बातम्या आलेल्या. मी तुम्हाला ते सांगा, मला तो विषय नाही आहे. आता आमचे प्रतिनिधी, आमचे जे उमेदवार काय सांगतात त्याच्यावर मला नाही जायचं. मी तुम्हाला जे प्रूफ जो आता निवडणूक आयोगाने आपल्या हातात दिलेला आहे तोच माझा निवडणूक आयोगाला प्रश्न आहे. मला दुसरा प्रश्न नाही आहे माझा. मला काही वेगळे प्रश्न उपस्थित करायचे नाही आहे. निवडणूक आयोगाने प्रेस का घेतली नाही? परंपरा आहे, घेतली का प्रेस? तुम्ही असाल ना प्रेसमध्ये, मग प्रेस का नाही घेतली? का नाही सांगितलं अद्यावत माहिती? आकडे तुम्हाला असे त्यांच्या मेलमध्ये टाकायचे आणि तुम्हाला ते आकड्यावर तुम्हाला हे करायचं आणि तुम्ही त्याला मीडियाला दाखवायचं, असं का प्रेस का नाही घेतली? दुसऱ्या दिवशी सकाळी तुमचं मतदान कसं वाढलं? अजून पुन्हा सकाळी तुम्ही संध्याकाळी सांगता, रात्री सांगता 11:30 वाजता 65.2% आणि सकाळी सांगता 66.5%. तुम्ही हा प्रश्न उपस्थित करताय, मात्र ठाकरेकडे वेगळा प्रश्न उपस्थित करताय. आता अंबादास परत म्हणाले की काँग्रेस जे आहे ते कुठेतरी त्यांचा ओव्हर कॉन्फिडन्स काढला, त्यामुळे हरियाणाचं मला चिल्लर गोष्टीत नाही पडायचं आहे. मला कोण हारला आणि कोण जिंकला त्याच्यावर नाही जायचं आहे. कोण काय बोलतो त्याच्यावर नाही जायचं आहे. मी सेव्ह डेमोक्रेसीबद्दल बोलतोय. मला कोण काय बोलतो त्याच्याशी इकडे बघा, तुम्हाला इकडे बघा. तुम्ही विषयाला डायव्हर्ट करू नका. याचा अर्थच मी तुम्हाला सांगतो. या खतऱ्याची घंटी आहे, ही धोक्याची घंटी आहे लोकशाहीसाठी. मी कोण काय बोलतोय काय नाही त्यांचं काय स्वार्थ आहे मला काही बोलायचं नाही त्या विषयावर. त्याचं वेगळं उत्तर आम्ही देऊ. मी या प्रश्नावर अडून याच्यासाठी बसलेलो की ही जी तफावत आहे, असं काय चमत्कार झाला की 76 लाख मतं काही मिनिटात पडून
हे एवढे मतांचं मताधिक्य कसं वाढवू शकतं? माझा प्रश्न तो आहे. अरे मला तो जाऊ द्या हो. मी तुम्हाला ज्या प्रश्नावर आहे त्या प्रश्नाचं या प्रश्नावर ना 78 मतदारसंघामध्ये ही आकडेवारी वाढली असं तुम्ही म्हणताय, तर त्या स्थानिक पोलीस ठाण्यामध्ये रिटर्निंग ऑफिसर जो असेल त्याच्या विरोधात काही तक्रार केली तुम्ही? एक बघा, मी निवडणूक आयोगाने दिलेली आकडेवारी ही माझी जबाबदारी असं मी म्हणत नाही. ही जबाबदारी माझ्या चौथा स्तंभाची पण आहे. काही चौथा स्तंभांनी छापले तसे मतं वाढली. माझा मुद्दा एकच आहे की हे जे काही आज मी मुद्दे उपस्थित करतोय हे मुद्दे एकदम क्लिअर आहे. हे काही मी माझ्या घरचे आकडे नाही सांगत आहे, हे निवडणूक आयोगाचे आकडे आहेत. आणि ह्या निवडणूक आयोगाने ज्या पद्धतीने हा खेळ खेळलेला, माझं अजून दुसरे पुरावे आहेत, नसीमबाईने मला अजून दिले, त्याच्यावर अजून पुन्हा येणार मी, पण आज नाही बोलणार मी. हा मुद्दा जो आहे हा मुद्दा माझ्यासाठी महत्वाचा आहे. आणि माझ्या देशाची लोकशाही कशी, आता मताचाच व्यापार कसा सुरू केलेला निवडणूक आयोगानेच कसा व्यापार सुरू केलेला आहे हे मी या ठिकाणी पुराव्यासकट निवडणूक आयोगाच्या माहितीप्रमाणे मी मांडतोय. आता निवडणूक आयोगाला आम्ही सगळे प्रश्न त्यांना पाठवणार. आता लेखित निवडणूक आयोगाला आम्ही माहिती मागवणार. कुठे व्हिडिओ तुमच्याजवळ आहेत, त्याला कमीत कमी 2.5-3 किलोमीटरची लाईन असेल. एक ऐका, हे जे मतदान वाढलेलं आहे याला 2.5-3 किलोमीटरची लाईन असेल. त्याचे फुटेजेस आम्हाला पाहिजे. पुढं लाईनीला लागले होते लोक मतदानासाठी, ते तर मागण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्याजवळ ते व्हिडिओ फुटेज काढायचे त्यांचे अधिकार होते पारदर्शक निवडणुकीसाठी. त्यांनी कुठं काढलेलं आहे काय त्याची माहिती आम्ही सगळी मागू. नाही तर मग काय करायचं, तर मग त्याला वेगळी करून आम्ही सांगितलं दोन्ही गोष्टी की न्यायालयीन लढाई लढू आणि रस्त्यावरची लढाई लढू. अरे मैं उसका जवाब मैं कल दूंगा. मैं आज इसका जवाब मेरा जवाब मैं सुनो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ चुनाव आयोग से. मैं महाविकास आघाड़ी महायुति के ऊपर कल आऊंगा, वो मैं कल जवाब दूंगा उसका. मेरा जवाब आज चुनाव आयोग से, मेरा लोकतंत्र खतरे में है. मैं सेव डेमोक्रेसी की बात करता हूँ, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा हूँ और ये चुनाव आयोग के आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूँ. मैं कल मैं सहयोगी का क्या जवाब देना मैं कल दूंगा. और आज मेरा सवाल सिर्फ आज मेरा लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र बचाना ये मेरा एक देश का नागरिक करके मेरा दायित्व बनता है और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष करके बनता है. मैं समझ गया टाइगर, मैं समझ गया. आपने आंखें खोल दी हैं. जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, कहीं ना कहीं मैं उन सब से जितने भी दोस्त हैं मैं चाहूंगा कि अपना माइंड अप्लाई करिए कि भाई कारण क्या था. हेमंत जी, अब ये तो जो टाइगर ने कहानी बताई है कि मतलब उम्मीदवार का अपना वोट, जो उम्मीदवार इतना पैसा खर्च कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसी का अपना वोट रजिस्टर नहीं हो रहा उसी के बूथ पर. ये जो एक बहुत ही मैं कहूंगा कि अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व घटना हम देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं. क्या कांग्रेस और शरद पवार और उद्धव ठाकरे कुछ मंथन कर रहे हैं? इनका क्या रिएक्शन है? उद्धव ठाकरे क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी की टीम क्या सोच रही है? शरद पवार क्या सोच रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ. दीपक जी, आज मेरी सुबह इन सब सारी पार्टियों के लोगों से बात हुई है और वो 2 प्लैंक पर काम कर रहे हैं. एक प्लैंक वो है जो सामने विजिबल है कि आज जैसे उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उनकी शिवसेना, उनकी एक मीटिंग थी सारे कैंडिडेट्स की. ऐसे ही एनसीपी और कांग्रेस पार्टी एक तो सर्कुलर जारी किया है उन्होंने कि सारे के सारे कैंडिडेट्स जिन जिन बूथ्स पर शक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 47,200 रुपए पर बूथ के हिसाब से क्रॉस मैचिंग जो होती है मशीन और वीवीपैट की, वो अप्लाई करें इंस्टेंटली, क्योंकि केवल 6 दिन का टाइम है. कल का दिन, परसों का दिन इंक्लूड होता है उसमें. ऑफिशियल पक्ष तो ये है, सर्कुलर भी निकला, आप कहेंगे तो मैं भेज भी दूंगा आपको. दूसरा महत्वपूर्ण बात जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने मुझे कही, उसने कहा कि ये हमारा मामला है ही नहीं महाराष्ट्र का अकेले, ये पूरे देश का मामला है और हम इसको आइसोलेशन में नहीं करेंगे. हम इस बारे में अखिलेश से भी बात करेंगे, हम इस बारे में ममता बनर्जी से भी बात करेंगे और सारे के सारे बात करेंगे. और उस नेता ने यह भी कहा कि जहां तक कांग्रेस की बात है और महाराष्ट्र की बात है, हमने ये विचार मूव किया है अपने दोनों एलाइज को, शरद पवार साहब को महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में कि हम सारे के सारे 46 बनते हैं ये टोटल, हम सारे सामूहिक इस्तीफा दे दें। ओह, मतलब जो विधायक जीत के आए हैं वो इस्तीफा देना चाहते हैं। सामूहिक मतलब इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं? एक प्रोटेस्ट पार्टी के स्तर पर एक ये विचार है कि हम इस देश के अंदर एक नया इतिहास क्रिएट करें। शिवसेना के 20 लोग हैं, कांग्रेस के 16 है, एनसीपी के 10 है, कि हम इस देश में एक नया इतिहास करें कि जब बाकी तुमने सब जिस तरीके से चुनाव जीता है वैसे ये भी ले लो, कोई खास बात नहीं है, हम रहने देते हैं, आप चलाइए। और जो आपने एक शब्द कहा अनप्रेसिडेंटेड, ये माफ कीजिएगा दीपक जी, अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, ये पहले भी होता रहा। आपको 4 महीने पीछे लेके जाता हूं। 4 जून को लोकसभा के आम चुनाव के परिणाम आए थे। तिरुपति सीट आपको पता है आंध्र प्रदेश के अंदर है। नांदेड़ का जिक्र टाइगर ने किया। आपने जो अनप्रेसिडेंटेड कहा, मैंने कहा कि वो होता है। तो नांदेड़ में क्या हुआ साहब, जब सॉरी तिरुपति के अंदर के लोकसभा की सीट वाईएसआरसीपी ने जीती। कोई बात नहीं, जीत गए, ठीक बात। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने। जी। और साथ में असेंबली के चुनाव थे और वहां पर पार्लियामेंट में, एक पार्लियामेंट में 7 असेंबली होती, सातों की सातों असेंबली के अंदर अपोजिशन सॉरी भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाई जीत गए। और कैसे जीते? 1 सीट बीजेपी की, 1 जो थी वो जनसेना की जो उनकी अलाई है, और 5 सीट टीडीपी की। और अब जो नांदेड़ में हुआ है, जो भाऊ ने जिसका इशारा किया, उसको बहुत ब्रीफ में मैं टच कर देता हूं, बिल्कुल ब्रीफ में, टाइम नहीं लूंगा क्योंकि इस पर हम चर्चा की। नांदेड़ में कांग्रेस को पार्लियामेंट के बाईपोल में वोट मिले 5,86,788। और जब असेंबली में इन्हीं में 6 सीटों पे चुनाव हुआ, यहीं पर वही वोटर, वही बूथ, वही मशीन, वही एजेंडा, कुछ फर्क तो नहीं। उसमें जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं साहब 1,59,323 वोट कम मिले पार्लियामेंट के बाईपोल और उसी दिन विधानसभा की इन 6 सीटों पर। यानी कि ऑन एन एवरेज 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के 26,500 वोट कम हो गए असेंबली के अंदर। और इसको और साधारण भाषा में आपको बता दूं कि हर चौथे कैंडिडेट ने, जिसने लोकसभा में बाईपोल में दीपक जी को वोट दिया, असेंबली में उसने मुझे वोट दिया। इसका मतलब यह है कि मोदी से ज्यादा लोकप्रिय, क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा, बाईपोल का मतलब मोदी है, इसका मतलब यह है कि मोदी से ज्यादा लोकप्रिय फडणवीस है, शिंदे हैं और अजीत पवार है। इसको केवल आप एक बार एक ब्रॉडली देख लीजिए। क्या ऐसा नहीं तो एक मिनट अत्री साहब मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आपने भाई कंक्लूजन कर दिया। आपने कहा कि एक ही जिला है, वहां पर पार्लियामेंट में कांग्रेस जीत रही है और बाकी सब में कांग्रेस हार रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ कि असेंबली की मशीनें दूसरी हैं, पार्लियामेंट के चुनाव की मशीनें दूसरी हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। इसके अलावा और कोई कारण हो तो मुझे आप धरती पे सोच के बताइए। अलग अलग मशीन का जी दीपक भाई, चोर कोई भी हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है या गलती से रह जाता है ओवरसाइट से। आपने असेंबली का तो खेल कर दिया और पार्लियामेंट में भूल गए। बाकी इलाज अब अग्रवाल साहब बैठे, ये खुद ही कर लेंगे, ये भी तो डॉक्टर है सुप्रीम कोर्ट के, ये बाकी डॉक्टर पे छोड़ दिया ना भाई। मशीनों के डॉक्टर आप हैं, अत्री साहब कह रहे हैं, ये तो दोनों लोग पत्रकार हैं, आप डॉक्टर हैं मशीनों के। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि असेंबली की मशीनें अलग हैं, पार्लियामेंट की मशीनें डॉक्टर साहब अलग हैं, और पार्लियामेंट वाली मशीन भूल गए उसकी चाबी कसना? क्या हुआ होगा? नहीं देखिए, वोटिंग तो अलग अलग मशीनों से होती है क्योंकि कैंडिडेट अलग होते हैं। हाँ, जी, लेकिन वो दोनों मशीनें अगल बगल में रहती हैं जी। तो वो आदमी इधर कांग्रेस दबा रहा है, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है कि उधर भी वही दबाएगा क्योंकि वो अगल बगल में है। लेकिन 25% क्रॉस वोटिंग जो हुई, ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात है। और ये बात सही कह रहे हैं कि कोई ना कोई सबूत जो है चोर छोड़ जाता है। ये पिछली बार से चालू हुआ कि जहां जहां बैटरी 99% चार्ज हैं, वहां पे ये पाया जा रहा है कि 80% वोट बीजेपी को या एनडीए को जा रहा है। ये हरियाणा इलेक्शन से जी, हम लोग हरियाणा में 3 काउंटिंग एजेंटों से बात की और उन्होंने ये कहा कि बूथ नंबर वाइज उन लोगों ने नोट करके रखा था और सब में क्या हो रहा है। और कल स्वरा भास्कर के हस्बैंड
जो इलेक्शन लड़ रहे थे, हाँ, फहद ने उसने ये बात कही है जी जी, कि 16-17 राउंड तक जीत रहे थे, उसके बाद ये मशीन निकली राजीव कुमार की। और मैं कहता हूं राजीव कुमार इज किलिंग आवर डेमोक्रेसी, मैं बड़े सख्त ये करता हूं, एंड हिज चिल्ड्रन विल बेयर द स्टेन। क्योंकि आप आदमी की हत्या करेंगे तो एक, ये तो पूरी डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक मिनट, मैं समझ गया, आपने प्रमाण दे दिए, प्रमाण अत्री साहब ने भी दे दिए, प्रमाण जो है वो अशोक वानखेड़े टाइगर ने भी दे दिए, प्रमाण है, एविडेंसेस। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्योंकि आप मशीनों के डॉक्टर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, इस तरह की पिटीशन आप करते रहे और कई मुकदमे आपने जीते भी हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं सपोज करिए मैंने वोट दिया एनसीपी को, शरद पवार को, और मेरा वोट नहीं शरद पवार को मिला, तो मैं क्या करूं? मुझे इस तरह की कौन सी मुझे रेमेडी है संविधान में? मैं क्या करूं अगर मेरा जो मत अधिकार है जिसको मैं प्रयोग कर रहा हूं, मेरी सबसे बड़ी ताकत, अगर मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत को प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं और कोई शक्ति मेरी ताकत को पलट दे रही है कि मैं वोट ए को दे रहा हूं, वोट बी में जा रहा है, तो मैं क्या करूं? जनता क्या करे? वोटर क्या करे? ये तो बताइए। मैं याचिका करता था सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के मामले में, तो मैं इसलिए उसका वो पढ़ा भी, और मैं ही एक आदमी था जो रिव्यू में भी गए। तो उसके अंदर में उन्होंने जो सिंबल लोडिंग यूनिट है, एक ही जगह जो है चोरी करने का स्कोप है कि किसको क्या सिंबल अलॉट होगा, वो बाहर से लोड होता है। और उसके जो जानकार हैं वो माधव देशपांडे जी, उन्होंने कहा कि आप केवल एक लाइन उसमें बदल दीजिए तो हर तीसरा चौथा वोट जो है बीजेपी को ट्रांसफर हो जाएगा। तो हाँ, वो उन्होंने इस बात को कही और डिमॉन्स्ट्रेट की, और बहुत लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया। एक मिनट, मुझे समझाइए, मैं जनता को समझाना चाह रहा हूं दोस्तों को कि मतलब हर चौथी बार जब बटन दबेगा, चौथी बार, तो वो वोट बीजेपी को जाएगा। यानी अगर सीरियल में मेरा नंबर चौथा है और मैं चौथे नंबर पे गया, मैंने बटन दबाया शरद पवार का, तो क्या वोट बीजेपी में चला जाएगा? ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि इस तरह से टैंपरिंग हो रही है। टाइगर, ये बताइए कि आपने बहुत से प्रकरण बता दिए मुझे कि पूरे गांव ने जो है वोट दिया कांग्रेस को, लेकिन एक भी वोट उन गांव वालों का रजिस्टर नहीं हुआ मशीन पे, और वो सारे गांव वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई जगह महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पब्लिक कह रही है कि साहब हमने वोट डाला था कांग्रेस को, कोई कह रहा हमने वोट डाला था उद्धव ठाकरे को। जिसके समर्थक हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और कह रहे हैं कि भाई ये हमारा बूथ है, ये हमारा वोटर आईडी कार्ड है। चलिए, ये तो एक ऐसा विषय है जिसमें समय लगेगा। मुझे ये बताइए कि शरद पवार से अगर आपकी बात हुई हो, उद्धव ठाकरे के किसी कैंप से बात हुई, ये लोग भी तो कोई रीजन बता रहे होंगे, भाई शरद पवार तो चाणक्य हैं, चाणक्य दांव कैसे खा गया शरद पवार? नहीं, चाणक्य क्या दांव खाएगा? चाणक्य मशीन थोड़ी बदलेगा। यदि रात को मशीनें बदली तो चाणक्य क्या करेगा? भाई फेयर इलेक्शन में ही चाणक्य काम कर सकता है ना। यदि आप चेस खेलने बैठो और आपका घोड़ा टेढ़ा चलने लगे नए रूल के हिसाब से, तो आप कौन से ग्रैंड मास्टर को आप हरा नहीं पाओगे? भाई साहब, ये तो मेरा घोड़ा टेढ़ा चलेगा आज, और हाथी टेढ़ा 2.5 घर चलेगा। अब मैंने तय कर लिया जी, तो क्या करेगा ग्रैंड मास्टर? हेमंत जी, अब ये बताइए कि साहब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपने हरियाणा चुनाव भी कवर किया, महाराष्ट्र भी आप देख रहे हैं, क्या हरियाणा और महाराष्ट्र इनमें कुछ आपको सिमिलरिटीज दिख रही हैं? नंबर 1। नंबर 2, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, भाई आप लोग कह रहे हैं कि सब मशीनें, तो भाई मोदी जी और अमित शाह ने मशीन का खेल झारखंड में क्यों नहीं किया? झारखंड भी तो उनको जीतना था, वहां भी तो मोदी जी सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे थे, तो झारखंड में क्यों नहीं कर पाए? अत्री साहब। दीपक जी, दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। अगर झारखंड में भी ये कर देते और जम्मू कश्मीर में भी ये कर देते तो सारा खेल जो है वो सारा फिजल आउट हो जाता, और पूरे देश में जो होता उसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं, इनकी पूरी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो जाती, स्टेट पे आ जाती। इसलिए कोई भी जो बड़े से बड़ा खिलाड़ी होता है वो बड़ी जीत पाने के लिए छोटी चीज कुर्बान भी करता है। एक, अब आपके पहले सवाल पर आता हूं। और ऐसा तो नहीं कि डबल इंजन की सरकारें थी हरियाणा और यहाँ पर झारखंड में? उस पे आ रहा हूं। अब आपने जो पहला सवाल पूछा उसका जवाब देता हूं मैं। आपने हरियाणा और इसको महाराष्ट्र में सीमित कर दीजिए, इसको वहां मत सीमित कीजिए, इसको थोड़ा सा और खोल लीजिए। इससे पहले आपको ध्यान हो, अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 3 चुनाव हुए,
मध्य प्रदेश के चुनाव में हर कोई ये कह रहा था कि इस बार बीजेपी वीक फुटिंग पे है, लाडली बहना के कारण वहां पर सुनामी आई जैसी महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ में कोई नहीं कह रहा था बीजेपी जीतेगी, वहां पर भी एक वेव थी, वो जीत गए। ऐसे ही राजस्थान में, हरियाणा में भी ऐसे ही हुआ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ दीपक जी, सारे सीनियर साथी बैठे हैं, जिन 4 राज्यों का मैंने नाम लिया और 5वां अब महाराष्ट्र जोड़ लीजिए, इन 5 राज्यों में बीजेपी को अनएक्सपेक्टेड जीत मिली, अगर राजस्थान को छोड़ दें आप। इन 5 राज्यों में आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंडिडेट का परिणाम के दिन कोई विजय जुलूस देखा क्या? पार्टी के स्टेट हेडक्वार्टर के अंदर कोई जश्न देखा क्या? बता दीजिए, अगर एक स्टेट में देखा हो तो। महाराष्ट्र में देखा हो, दिल्ली में तो मोदी जी के ऊपर फूल बरस रहे थे, राजनाथ भी बरसा रहे थे, नड्डा साहब भी थे, अमित शाह भी थे। वहां पर अगर पॉपुलर वोट से आप जीते हो तो वहां का सेलिब्रेशन कहां चला गया? मेरा आपसे एक सवाल है। फाइनल राउंड ले रहा हूं, और ये सवाल में जवाब सबसे लूंगा। सवाल एक ही सवाल मेरा है कि मान लीजिए जैसे आप सब लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ हुई है, कुछ मशीनों का खेल हो सकता है, कुछ रिगिंग, मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं कि चुनाव में माल प्रैक्टिसेस हुई हैं जिसकी वजह से ये चौंका देने वाला परिणाम आया है। अगर महाराष्ट्र एक मॉडल है और मान लीजिए विपक्ष प्रोटेस्ट नहीं करता और महाराष्ट्र का मॉडल फिर आगे चलता है, तो क्या अल्टीमेटली कुछ साल के बाद विपक्ष मुक्त भारत होगा? इस देश में कोई विपक्ष नहीं होगा, या फिर विपक्ष को चुनाव का बायकॉट करना चाहिए, बायकॉट करेगा? होने क्या जा रहा है अगर ये महाराष्ट्र मॉडल आगे बढ़ता है, हरियाणा और महाराष्ट्र मॉडल आगे बढ़ता है? महाराष्ट्र मॉडल ही नहीं है, ये ओरिजिनली छत्तीसगढ़ मॉडल है, बाद में वो रिपीट हुआ हरियाणा। अत्रि जी पहले बोल चुके हैं ये प्रोग्राम, आप ही के प्रोग्राम में, ये ओरिजिनली छत्तीसगढ़ है, उसके बाद ये हरियाणा हुआ और ये कन्फर्मेशन महाराष्ट्र में हुआ। हरियाणा में थोड़ा बहुत हुआ, एक नजर की शर्म करते हुए 10-15 सीटों पे। महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप करके दिखाया। अब बताओ क्या कर लोगे आप? और अगली लोकसभा में बीजेपी 400 पार होने जा रही है। ओके, लिख लीजिए मेरे से, 400 पार, 500 पार। देख लीजिए, अरुण जी ने कहा 500 पार। क्या कर लोगे आप? बहिष्कार करोगे? देखिए दीपक जी, आप बहिष्कार करोगे, कर लीजिए। वो क्या करेंगे? मायावती जैसे बहुत लोग हैं उनके पास, मायावती को चुनाव लड़वाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन बनवाएंगे। प्रकाश आंबेडकर को चुनाव लड़वाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन बनवाएंगे। राज ठाकरे, आज राज ठाकरे की यहाँ मीटिंग हुई, पहली बार राज ठाकरे के सामने किसी ने मुंह खोला। सारे के सारे हारे हुए उम्मीदवारों ने कहा, मतलब सर ही हार गए कि बोले राज साहब बीजेपी के साथ दोस्ती आपकी तकलीफ देगी सबको। टाइगर ने कहा अगर ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, ये मॉडल अगर सक्सेसफुल रहा तो 2000 नहीं, महाराष्ट्र ने मोहर लगवा दी। मोहर लगा महाराष्ट्र हैज सील्ड द फेट ऑफ इलेक्शंस इन दिस कंट्री। ठीक, तो आपका ये कहना है कि 500 पार 2029 में मोदी जी होंगे। अत्री साहब, क्या विपक्ष को अब क्या करना चाहिए? भाई आपको भी 30-32 साल हो गए पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते, क्या करना चाहिए विपक्ष को? अब बहिष्कार करे या झेलती रहे या जांच करे, सड़कों पे आए, क्या है? बहुत ही साधारण बात है। देखिए, मोदी जी चले थे कांग्रेस मुक्त भारत से, और अब जो उनके जो राजीव कुमार जी हैं, उन्होंने उस एजेंडे को और आगे बढ़ाते हुए विपक्ष मुक्त भारत, जैसा आपने कहा, बिल्कुल वो उस पर लेके गए। महाराष्ट्र में जो गड़बड़ मुझे लगता है हो गई है, उसमें थोड़ी सी चीनी ज्यादा गिर गई है, वो बटन के अंदर थोड़ी सेटिंग ज्यादा होगी। अगर वो आप ये समझिए 170-80 तक होती ना, तो आज मैं और आप ये सब बात नहीं कर रहे होते। मध्य प्रदेश की तरह हम भी चुपचाप होके लाड़की बहना योजना और पता नहीं क्या क्या योजना, और जैसे हरियाणा में फिर मैं और आप रात को रिपेंट कर रहे थे कि नहीं माइक्रो मैनेजमेंट था, वो तो बड़ा भारी, वो तो ये था, वो तो वो था। बेसिकली क्या है कि ये एक चीनी ज्यादा गिर गई, और जो ज्यादा मोर लॉयल देन द किंग होता है वही आदमी फंसवा भी देता है। इस बार राजीव कुमार की जो जुलूस से ज्यादा लॉयल्टी थी, उसने इनको फंसा दिया। आपका जो वाजिब सवाल है कि विपक्ष क्या करे, विपक्ष के पास केवल एक विकल्प है, या तो वो कानून की मदद अगर उनको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना उनको एकजुट होकर के चुनाव का बाइकाट और एक सूत्री मांग कि अगर चुनाव उससे बैलेट पेपर से होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, वरना हम बाइकाट करेंगे। लेट इट बी देयर। आपने बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश के विपक्ष ने विरोध किया, परिणाम आपके सामने है। तो जो ये आज चल रहा है, जो मदमस्त हाथी चल रहा है राजीव कुमार का, इसको मोदी का मत कहिए आप। वो तो एक टास्क देके विदेश चले गए थे, आपको पता नहीं, अफ्रीका से संबंध मजबूत करने चले गए थे। बहरहाल आप कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। हेमंत अत्री कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, या तो बॉयकॉट करे या कोई लीगल रेमेडी इसकी निकाले। अरुण जी भाई, अब इस सवाल का जवाब तो आप ही के पास होगा।
नहीं क्या करे विपक्ष अगर ये महाराष्ट्र मॉडल जैसा अगर चुनाव होता चला जा रहा है कि जहां हमारा मन करेगा हम चीजें सेट कर लेंगे? नहीं, पहले तो जो अशोक जी ने कही वो करना चाहिए। जो एक सुझाव था कि लोग ओथ न ले, जो 45 या 50 जो विधायक हैं वो अभी ओथ न ले। दूसरा मैं एक बढ़िया सुझाव बताता हूं, बड़ा कंस्ट्रक्टिव। अभी से लेके मई तक ये लोग हर महीने एक दिन एजिटेट करें पूरे देश में कि हमें बैलेट का चुनाव चाहिए, हमको इस पर विश्वास नहीं है, इस कारण से अभी सुप्रीम कोर्ट ना जाए। मई में जब बदलता है, क्योंकि विथ ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू जस्टिस खन्ना, ये 2 बार इस बेंच पर बैठे हैं ईवीएम वाली में। एक बार वो गगोई साहब के साथ 2019 में बैठे हैं और एक बार जो है अभी बैठे हैं। तो वो उनके पास ये मामला जाएगा तो ज्यादा रिलीफ मिलने की उम्मीद कम है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस आए मई के महीने में, मई 2025। कहना नहीं चाह रहा था आप अब, लेकिन स्पष्ट कर दिया आपने, मैं यही कह रहा था। तब ये जाए, क्योंकि दीपांकर दत्ता ने जब ये हो रहा था, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, तो उन्होंने कहा कि अरे आप लोग ऐसे ही कहते हैं कि ये कौन सा रिलायबल है ये पोल कि 50% लोगों को ईवीएम पर विश्वास नहीं है। तो जब लोग सड़क पर आवेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी दिखेगा कि देयर इज अ ह्यूज ऑपोजिशन टू ईवीएम, और अगर मैं ईवीएम को बरकरार रखा तो मेरे ऊपर आंच आएगी, ना कि वो नहीं आ रही है अभी, तो लोग कहेंगे कि हम भी कॉम्प्रोमाइज हैं। तब वो जावें। तो वो ईवीएम का हमें काफी उम्मीद है कि अगर मई के बाद अगर इसको चैलेंज करें फिर से, और पूरे उसके मतलब साइंटिफिक तथ्य कि आपने ये इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, उसमें डालें। और यही एक कारण बहुत बड़ा है कि अगर 40% हम ये दिखा सकें कि जनता को मशीन में विश्वास नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट विल बी कंपेल्ड टू ऑर्डर वोटिंग बाय बैलेट। चलिए साहब, अरुण साहब ने कहा है कि जनता को अगर वोट पर अपने विश्वास नहीं है, और अगर उसका जो मताधिकार है, जो इतना बड़ा राइट, उसकी जो ताकत है वोट, अगर वही सही जगह नहीं जा रहा, उसकी मर्जी के मुताबिक मशीन दबाने के बाद वहां नहीं गिर रहा है, तो ये एक ऐसा अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मई के महीने में 2025 मई के बाद अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो रिलीफ 5 महीने में 6 महीने। जी, ये कहा है। दूसरा, अत्री साहब और टाइगर का ये कहना है कि भाई जो महाराष्ट्र मॉडल है ये फाइनल मॉडल था, कि शुरुआत छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हुई और उसके बाद सबने हरियाणा देखा और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, यानी कहीं ना कहीं जो एक एक्सपेरिमेंट है वो अब धीरे धीरे एक प्रयोग में बदल रहा है। संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और टाइगर का भी यही कहना है कि भाई कहीं ना कहीं सबसे पहले जो विधायक हैं महाराष्ट्र में चुने हुए, इनको सोचना चाहिए कि इनको विधानसभा में बैठना है या नहीं बैठना है, सरेंडर करना है या लड़ना है, क्योंकि लड़ के ही कुछ ना कुछ मिलेगा। ये इस देश का इतिहास बताता है। मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। ये न्यूज कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, और परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर। अगर पहली बार आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इन तमाम की लिंक्स भेजी हुई है, उसे जरूर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं।
जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है, स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है। और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है। और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।